हाय, कैसे हो बच्चों? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, वापस से ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग डाइवर्सिटी यूनिट का लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे। लेसन फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने आपके लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ड चैप्टर्स था। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एनसीईआरटी के अंदर 5 प्रॉपर्टी मेंशन थी। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड अदर इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज ए कॉन्शियसनेस। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 बाय 1 डिस्कस की थी। आई होप कि आप लोगों के वो प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा। वो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास पुटअप होता है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो टर्म है बेटा, ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से डिराइव्ड हुआ है। टैक्सोनॉमी टर्म डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज Greek word, first is taxis और second other is nomos। First is taxis and second other is nomos। taxis का मीन्स होता है बेटा अरेंजमेंट और ऑर्डरली अरेंजमेंट। taxis का मीन्स क्या है? अरेंजमेंट और ऑर्डरली अरेंजमेंट। और सेकंड नॉमस का मीन्स होता है आप लोगों के लॉज। इट मीन्स टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग बींग्स जो हैं, उसके अरेंज करने के लिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट करने के लिए जिन लॉ का यूज करते हैं, बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट करने के लॉज के बारे में स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है, इट इज़ नाउन एज ए टैक्सोनॉमी। जैसे सपोज करो आप लोग आपकी क्लास के अंदर कई बार देखते हैं अपन लोग सेक्शन डिवाइड करते हैं, ए बी सी या जो भी सेक्शन 1 बाय 1 नेम दे दिया जाता है। तो सेक्शन में कोई ना कोई तो क्राइटेरिया लॉ का फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता कि भाई 75% वाले बच्चे इसके अंदर होंगे, 90+ वाले बच्चों को इस सेक्शन के अंदर ऐड किया जाएगा, या टेस्टों के अंदर जो परफॉर्मेंस आती है उसके बेस पर उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो कोई ना कोई तो लॉ बेस माना है अरेंजमेंट करने के लिए, बस वही टैक्सोनॉमी है। ऐसा ही हम लोग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। तो ये आप लोगों के टैक्सोनॉमी का मीन्स था। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड था, ये टैक्सोनॉमी टर्म जो प्रपोज्ड की थी वो एक साइंटिस्ट था एपीडी कैंडोले। उस एपीडी कैंडोले के द्वारा प्रपोज्ड की गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे आप लोग? टैक्सोनॉमी टर्म प्रपोज्ड बाय एपीडी कैंडोले। आगे भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे तो सेकंड चैप्टर के अंदर एक कैंडोले का क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा। एपीडी कैंडोले ने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था प्लांटों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्लासीफाइड करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। तो उसने टैक्सोनॉमी टर्म को जो प्रपोज किया था वो एपीडी कैंडोले ने किया, और अपनी एक हिज रिटर्न बुक थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, उसके अंदर इस टर्म को दिया था। तो हिज रिटर्न बुक कौन सी बुक थी? तो ये बुक का नेम भी याद रखना, नीट के अंदर आ चुका है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी।
थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी नामक जो बुक थी उसके अंदर टैक्सोनॉमी टर्म को क्या किया गया था, एपीडी कैंडोली के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है बेटा वो है आप लोगों के कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। तो नेक्स्ट क्या नोट करोगे आप लोग, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है बेटा कैरोलस लीनियस, जिसका रियल नेम था बेटा कार्ल वॉन लिने। रियल नेम ऑफ लीनियस क्या था, कार्ल वॉन लिने या लिन, और उसके बेस पर लिन या लिने, उसके बेस पर इसको कैरोलस लीनियस के नेम से ही फेमस हो गए थे ना। आगे इसको क्या बोलने लग गए हम लोग, कैरोलस लीनियस। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है जिनके बारे में हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बना के क्या नोट करोगे, कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या पॉइंट्स थे उनको इंक्लूड किया गया था, और यहाँ से नीट की एग्ज़ाम के अंदर बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, मार्क आउट कर लेना। नीट में ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप है कि जनरली टैक्सोनॉमी के अंदर जिन पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं वो मेजरली कितने बेटा 3, कई जगह आपको 4 भी अपेयर हो सकते हैं, हो सकता है मे भी आप लोग कहीं पर 4 देखें, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होना, नंबर के बेस पर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो 4th इंक्लूड किया जाता है मैं भी यहाँ पर मेंशन करूँगा उसको, वो एक यूनिवर्सल कंपोनेंट है। लक्षण कैरेक्टर्स जो हैं वो एक यूनिवर्सल है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन जो हम लोग कंपोनेंट ऐड करेंगे वो सब बेस्ड उसी के ऊपर होते हैं, तो यूनिवर्सल है, इसलिए उसको मेंशन करें या नहीं करें ऑटोमेटिक वो मेंशन होता है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज नॉमेनक्लेचर, और थर्ड इज क्लासिफिकेशन, और फोर्थ यदि बेसिक आप लोग मान के चलो तो करेक्टरिस्टिक्स एक बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसको इंक्लूड करें तब भी सही, नहीं करें तब भी सही। ये मेजरली हमें 3 तो याद रखने हैं, क्योंकि नीट में जो मेंशन थे ये 3 थे, तो ये 3 आप लोगों को याद रखने हैं। जनरली एनसीईआरटी में भी 3 मेंशन है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा 1 बाय 1, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, और एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन को जैसे ही टर्म आपके पास आई तो माइंड में आपके कंसेप्ट निकल के आया होगा। आइडेंटिफिकेशन का मीन्स क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। बात बिल्कुल राइट है, आपके माइंड में यदि क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाई करना जैसे कई बार अपन लोग देखते हैं ना, आपके जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी वगैरह होती हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन है कि आप वो है या नहीं। या फिर आप लोगों ने मेरे को देखा होगा, आप लोग 2-3 दिन से मेरे को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको एक कुछ बच्चों के माइंड में एक आया होगा, यार इन सर को हम लोगों ने कभी शायद पहले देखा था। तो वो क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बींग्स को, यदि पहले से कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, नो है, ज्ञात है, उस
उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे पहले आपके बायो वाले सर हैं और मैं आप लोगों को फिर दिखा, तो कुछ ना कुछ पहले से प्रेजेंट के बेस पर आप लोगों ने मेरे को आइडेंटिफाई किया, यार वो पवन सर तो नहीं है, ये कौन से सर आ गए। तो ये आइडेंटिफिकेशन था। क्लियर? तो आइडेंटिफिकेशन का मीन्स क्या होता है कि पहले से प्री प्रेजेंट या प्री जो नॉन जो स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म है उसके बेस पर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। कन्फर्म। आगे देखें नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? जब आपने मेरे को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आप लोगों के माइंड में आएगा सर इनको सर को क्या नाम दें यार, क्या नाम दें। तो कुछ ने तो आइडिया लगा लिया होगा, हाँ यार सर इसका नाम विष्णु सोनी है, इन्हीं सर डेली बोलते हैं माई सेल्फ, तो आपके माइंड में आया। तो सेम यही है, लेकिन ये एक 100% नॉमेनक्लेचर नहीं है बेटा। नॉमेनक्लेचर का मीन्स तो ये था रियलिटी में, यदि आप लोग समझो, जैसे आपका नेम था, एक चाइल्ड का, एक बेबी का बॉर्न होता है, एक नए अपन लोग देखते हैं अपनी फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो जन्म हो जाने के बाद अपन लोग उसका नाम रखते हैं। कई फैमिलीज़ के अंदर होता है, कई कास्टों के अंदर होता भी है कि उसको एक नामकरण संस्कार प्रोग्राम किया जाता है जिसमें उसको पंडित जी के द्वारा एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। उस टाइम पे ना देखते ना इस वर्ड पे निकला है, अपन लोग देखते हैं। आजकल तो गूगल का ज़माना आ गया, तो गूगल ही पंडित जी हो गए आजकल तो। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, तो बात रियलिटी यही है कि जो पंडित जी दे रहे हैं नेम, तो वो किसके आधार पर दे रहे हैं? पंडित जी अपने उस पंचांग जो होता है, उनका जो बिब्लियोग्राफी है, उसके अंदर एनसाइक्लोपीडिया है उनका, उसके अंदर वो मेंशन है कि यार इस टाइम पे हुआ, ये नक्षत्र था, ये था। तो कुछ करेक्टर्स थे, उन करेक्टरों को वो देखते देखते उसको नेम दे जाता है कि यार इसका नेम ये रख देना चाहिए आपको। बात यही यहाँ पर होती है कि बेटा नॉमेनक्लेचर का मीन्स होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म को कुछ नेम देने के इंटरनेशनल रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग यदि किसी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड किया जाता है तो वही नॉमेनक्लेचर कहलाता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स। विदाउट इंटरनेशनल रूल्स नहीं, वो आपकी मर्जी पड़े जो दे दे, तो वो यूनिवर्सल नहीं होता। साइंटिफिक नेम हम लोग उसी को मानते हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करता है ना, अपनी मर्जी से नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो वो नॉमेनक्लेचर होता है। आफ्टर थर्ड इज कंपोनेंट इज क्लासिफिकेशन। जब आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने उसको नॉमेनक्लेट कर दिया, तो आपको उसको फिर क्लासीफाइड करना। जैसे आप लोगों ने मेरे को इन्हीं सर को पहचान लिया, नाम भी दे दिया, विष्णु सोनी सर हैं। आगे आप लोगों ने फिर कि इनको कहाँ रखें, कहाँ इसको ग्रुप राइट करें इन सर को, तो कोई के माइंड में आएगा नहीं सर फिजिक्स में रख दो, किसी बच्चे के माइंड में आएगा नहीं इनको तो बायो में रखना चाहिए, बायो वाले सर हैं, बायो ग्रुप में इंक्लूड करना चाहिए। नहीं, कई बच्चों के आए नहीं ये तो साइंस स्ट्रीम में है, कई बच्चे कह रहे होंगे नहीं तो आर्ट ग्रुप में रख दूँ, नहीं कई कह रहे होंगे कि आपके निर्मल IIT के अंदर इंक्लूड कर दूँ, मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, कई कह रहे किसी अदर इंस्टीट्यूट में ऐड कर दूँ। तो ये नहीं, एक पर्टिकुलर उनके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, करेक्टर्स के बेस पर कि नहीं सर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, बायो हम लोगों को पढ़ाते हैं तो इनको बायो ग्रुप में इंक्लूड करना चाहिए। सेम लाइक बेटा यहाँ पर भी होता है कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज होते हैं उन ऑर्गेनिज को उनके अंदर प्रेजेंट सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर क्या क्या उसके अंदर सिमिलरिटीज़ है, सिमिलरिटी है तो इस ग्रुप में रखना चाहिए, इस ग्रुप के साथ ही मैच आती हैं, डिससिमिलरिटी है तो इसको इस ग्रुप में इंक्लूड करना चाहिए। उसके बेस पर उसको ग्रुपराइज करना, क्लासिफाइड करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा बायो रहा हूँ, आप लोग मेरे को फिजिक्स में इंक्लूड करके क्या करेंगे, मेरे पे ABCD नहीं आती फिजिक्स की, आप पूछो नहीं सर वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, नहीं आता उसके बारे में डीपली, हाँ थोड़ा बहुत सुना है, साइंस से बिलोंग करता हूँ इसलिए, तो ये नहीं। तो पर्टिकुलर हाँ बायो के बारे में यदि तो बायोलॉजी पढ़ा तो मेरे को कहाँ आपको क्लासिफाइड करना चाहिए, कहाँ मेरे को मेंशन करना चाहिए, आपको कहाँ रखना चाहिए, मेरे को बायो ग्रुप के अंदर रखना चाहिए। सेम यही होता है भाई, प्लांट हैं तो प्लांट को प्लांट किंगडम में रखना चाहिए, एनिमल किंगडम में रख के क्या करोगे,
थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट हैं और उनको आप लोग स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, तो उसका कहाँ मेंशन हुआ, कहाँ मैच खा रहे हैं? वो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो डिसिमिलरिटी रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरिटी तो वो दिखा रहे हैं थैलोफाइटा के साथ, आप लोग इसको स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप के अंदर इंक्लूड करके चल रहे हो, तो ये इट इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन, it is mentioned, it is included in only which group that is similar, जिसके साथ वो मैच करता है उसके साथ उसको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। तो ये कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी है। बेसिक थीम आपके समझ में आ चुकी होगी। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना है पहले से प्रेजेंट ऑर्गन्स के बेस पर, नॉमेनक्लेचर में इंटरनेशनल रूल को फॉलो करते हुए नेम प्रोवाइड करना है, क्लासिफिकेशन में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर उसको ग्रुपराइज करना है। कन्फर्म, आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं अपन लोग बेटा नेक्स्ट टैक्सोनॉमी के आफ्टर एक टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड एक अदर ब्रांच है और इट इज ए सिस्टेमैटिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या बनाओगे, सिस्टेमैटिक्स। समझें इसको, सिस्टेमेटिक्स क्या होता है। समझ में थोड़ा बहुत इसके वर्ड आपके आगे हो गए यार, सिस्टेमेटिक यानी तरीकेबद्ध, सिस्टेमेटिक ढंग से, वन बाय वन। ऐसा नहीं कि नहीं आज अपन लोग फर्स्ट चैप्टर मैंने चालू किया, बीच में ही मैं सेकंड चैप्टर चालू कर दूं, नहीं फिर आगे चल के मैं तो प्लांट फिजियोलॉजी चालू कर दूं, नहीं। ह्यूमन एक सिस्टेमेटिक पोजीशन होती है, हर टॉपिक को पढ़ने का एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑर्डर होता है, उसके बेस पर ही वो टॉपिक क्लियर होता है। चाहता तो मैं आपके प्लांट किंगडम फर्स्ट स्टार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, आप लोग प्लांट किंगडम बहुत वेल कब एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छी तरह से, कब आपके माइंड में आएगा, जब आप लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर टॉपिक का अगले टॉपिक के साथ रिलेशन होता है। अब जैसे अपन लोग जस्ट बेटा टैक्सोनॉमी डिस्कस करके आए हैं, अब टैक्सोनॉमी का रिलेशन सिस्टेमेटिक्स के साथ आएगा। आपके सिस्टेमेटिक्स के साथ आपको देखेगा कि उसका कुछ पॉइंट आपके यहाँ मैच कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है। सिस्टेमेटिक्स भी यही था। तो सिस्टेमेटिक्स का मीन्स क्या होता है वो अपन लोग देखें तो एक सिस्टेमेटिक्स फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्या मेंशन करना है, इट इज रिलेटेड विद टैक्सोनॉमी। ये बेटा किससे रिलेटेड है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ब्रांच है। सेकंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, सिस्टेमेटिक जो टर्म प्रपोज्ड की थी, हम लोगों ने कहा है कि टैक्सोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिस साइंटिस्ट का रहा है वो अपने आप में यानी गॉड ऑफ टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं उसको। हर वर्ड के अंदर उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बोल के वो जरूर गया है, वो है आप लोगों के कैरोलस लीनियस। तो सिस्टेमेटिक टर्म भी प्रपोज्ड करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट सिस्टेमेटिक टर्म प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टेमेटिक जो टर्म है बेटा ये लैटिन एक वर्ड था सिस्टमा, उससे डिराइव हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टेमेटिक टर्म derived from Latin word systema और it means सिस्टमा का मीन्स होता है बेटा सिस्टेमेटिक यानी ऑर्डरली, आप लोगों के सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट आता है तो यहाँ सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन, इट मीन्स सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
इट मीन्स सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कन्फर्म, क्लियर हो गया ना बेटा। आगे अपन लोग बात करते हैं कि ये सिस्टेमेटिक्स के अंदर भी जिस तरह से टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ कंपोनेंट थे, सेम लाइक सिस्टेमेटिक्स के अंदर भी कंपोनेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टेमेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टेमेटिक्स। कंपोनेंट ऑफ सिस्टेमेटिक्स क्या है बेटा? नंबर 1 इज सेम लाइक टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड इज ए नोमेनक्लेचर। थर्ड इज ए क्लासिफिकेशन। और फोर्थ इज ए एफिनिटीज। तो एक अदर कंपोनेंट यहाँ ऐड हुआ है, एफिनिटीज। एफिनिटीज का मीन्स होता है फाइलोजेनेटिक ऑर्डर, यानी डेवलपमेंट का ऑर्डर होता है। जैसे आप लोग डायरेक्ट 11th क्लास के अंदर नहीं आए थे, पहले आप 10th की, आपने पास आउट, फिर 9, पहले उससे पहले 9th की, 9th से पहले 8th की, 8th से पहले 7th की, 1 बाय 1 ही तो आप लोग चलें। ऐसा तो नहीं है ना आप लोगों में से कोई सा कि जो डायरेक्ट 11th में आ गया हो, नहीं सर मैं तो डायरेक्ट 11th में आया हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एफिनिटी होता है कि हर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का एक ऑर्डर होता है, उसके बेस पर ही, और उस ऑर्डर को ही कहा जाता है फाइलोजेनेटिक ऑर्डर। फाइलोजेनेटिक ऑर्डर, और इसके बारे में हम लोग जहाँ स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे, उसको फाइलोजेनी बोलेंगे ना। वही क्या है बेटा, फाइलोजेनी। तो इस तरह से आप लोगों के टर्म सिस्टेमेटिक कंप्लीट हुई। इट मीन्स सिस्टेमेटिक जो ब्रांच है टैक्सोनॉमी की, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी फाइलोजेनेटिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कन्फर्म। आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा न्यू सिस्टेमेटिक्स। न्यू सिस्टेमेटिक्स, व्हाट इज न्यू सिस्टेमेटिक्स? व्हाट इज न्यू सिस्टेमेटिक्स? तो बेटा न्यू सिस्टेमेटिक्स एक तो खुद बढ़ा रहा है, न्यू यानी न्यू, सिस्टेमेटिक पहले आ गया तो ये उससे नहीं है, तो रियल है। इसका अदर नेम भी न्यू सिस्टेमेटिक्स और बायो सिस्टेमेटिक्स। और इस न्यू सिस्टेमेटिक टर्म को प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो जूलियन हक्सले था। जूलियन हक्सले नामक साइंटिस्ट ने इस टर्म को प्रपोज किया और उसने कहा कि इस ब्रांच के अंदर हम लोग केवल ओनली एक्सटर्नल यानी मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर होते हैं उनके साथ साथ जितने भी अदर करेक्टर्स होते हैं उन सारे करेक्टर को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंदर सारे, यानी कहीं तो ये कहते हैं बच्चे नहीं यार हम तो एनसीईआरटी में जो लिख रहा है वही पढ़ेंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जितना ज़्यादा हम लोग नॉलेज ले सकते हैं वो ले सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर न्यू सिस्टेमेटिक में सब कुछ को ऐड कर लिया था, जितने भी अदर करेक्टर थे उन सारे करेक्टर को इंक्लूड किया गया था इन दिस ब्रांच। तो फर्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे, अदर पॉइंट, वो सॉरी अदर नेम बेटा न्यू सिस्टेमेटिक्स एंड बायो सिस्टेमेटिक्स आफ्टर term proposed by Julian Huxley। नेक्स्ट, इस हम लोगों ने कहा है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंदर एक्सटर्नल यानी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के साथ साथ अदर जितने भी करेक्टर हैं उनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ ऑल करेक्टर्स विद
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कन्फर्म, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ें। तो आगे देखो बेटा, इसके बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है आपके टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कंप्लीट करना है हमें? टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी? तो इसके अंदर बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि अपन लोग प्लांट के बारे में टैक्सोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट टैक्सोनॉमी, एनिमल से रिलेटेड कर रहे हैं तो एनिमल टैक्सोनॉमी। तो एक तो बेसिक टाइप तो ये है, नंबर 1 इज प्लांट टैक्सोनॉमी और सेकंड अदर इज एनिमल टैक्सोनॉमी। बेसिक टाइप हैं, इनमें कोई समझने की बात नहीं है। यदि प्लांट के बारे में कर रहे हैं अरेंजमेंट लॉ के बारे में स्टडी तो प्लांट, एनिमल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल टैक्सोनॉमी। कंफर्म? आगे बेटा एक साइंटिस्ट आया था, ये याद रखना आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू ट्यूरिल्स, एक साइंटिस्ट कौन था, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ट्यूरिल्स। अकॉर्डिंग टू ट्यूरिल्स टैक्सोनॉमी आर following types. Taxonomy are following types. First is a alpha taxonomy. इन्होंने टैक्सोनॉमी को 3 टाइप के अंदर क्लासिफाइड किया, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और उसके बाद आपके पास आती है बेटा ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा याद रखना है, जब आप लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे 12th के अंदर आपके पास चैप्टर्स आएगा इकोलॉजी के अंदर, तो वहाँ जब आप लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स आते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो आपको याद रखना है टैक्सोनॉमी में अल्फा, बीटा और ओमेगा है और बायोडाइवर्सिटी के अंदर अल्फा, बीटा एंड ओमेगा है। क्लियर? तो अल्फा टैक्सोनॉमी इज आल्सो नाउन एज ए क्लासिकल टैक्सोनॉमी और इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड टैक्सोनॉमी है। तो 2 पॉइंट हम लोगों के यहाँ पर नोट करने। फर्स्ट इज अदर नेम क्लासिकल टैक्सोनॉमी। Second is it is based on external morphological characters. Clear? सेकेंड टाइप नोट करना, बीटा टैक्सोनॉमी। सिंबलाइज भी दे सकते हो, नेम भी लिख सकते हो, बीटा टैक्सोनॉमी। इसका अदर नेम बेटा जो था वो आप लोगों के था एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी। अदर नेम एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी। और इसके अंदर बेटा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ विद इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी क्या होते थे? इंक्लूड होते थे। तो इसमें लिख देंगे इट्स बेस्ड ऑन इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया बेटा? ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड टैक्सोनॉमी है, ये इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड टैक्सोनॉमी है। नेक्स्ट थर्ड इज ए ओमेगा
टैक्सोनॉमी। और ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर बेटा अदर नेम डिस्कस करते हैं। अदर नेम एनसाइक्लोपीडियटिक टैक्सोनॉमी। एनसाइक्लोपीडिया नाम सुना होगा आप लोगों ने। एनसाइक्लोपीडिया जैसे आपके डिक्शनरी आती है ना बेटा, डिक्शनरी अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि उसके अंदर हर एक जो अल्फ़ाबेट है VCDE1Z तक हर के जितने भी मीनिंग्स होते हैं उन सारे मीनिंग्स को उसके अंदर जनरली इंक्लूड किया जाता है, मोस्टली मेंशन होते हैं ना, तो वो अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया है। तो ऐसे ही ओमेगा टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के साथ साथ जितने भी अदर करेक्टर है, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, इसके अलावा जितने भी करेक्टर होंगे सारे करेक्टर इसके अंदर क्या होते हैं, वेज्ड होते हैं। ये किसके ऊपर वेज्ड है, हाल अवेलेबल डाटा के ऊपर। जितने भी हमारे पास डाटा अवेलेबल हैं, करेक्टर के डाटा अवेलेबल हैं, उनके ऊपर ये बेस्ड टैक्सोनॉमी है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल टैक्सोनॉमिकल डेटाज। क्लियर? तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू ट्यूरियल टैक्सोनॉमी इज द फॉलोइंग 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड ओमेगा। कन्फर्म। इसके अलावा हम लोग बेटा नेक्स्ट टैक्सोनॉमी के टाइप्स डिस्कस करते हैं, और वो है बेटा आप लोगों के अदर टाइप्स। किस तरह से बनाओगे आप लोग अदर टाइप्स? टैक्सोनॉमी के डिफरेंट अदर टाइप्स हैं, जिनमें से सम अपन लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ए कीमो टैक्सोनॉमी। वर्ड से पता चल रहा है कि ये जो टैक्सोनॉमी है ये केमिकल करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। प्लांट के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि हम लोग बेटा जानते हैं कि हर प्लांट स्पीसीज के अंदर, जैसे नीम के प्लांट की बात करें, बबूल के प्लांट की, पीपल के प्लांट की, मैंगो के प्लांट की, वनयान ट्री के प्लांट की, 1 बाय 1 प्लांट की अगर अपन लोग बात करें, तो हर प्लांट स्पीसीज के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कहीं के अंदर सिमिलरिटी आती है, कहीं के अंदर देखते हैं कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है, कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी केमिकल करेक्टर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है प्लांट, तो उनको बेस्ड मानकर हम लोग जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं वो है आपके कीमो टैक्सोनॉमी। तो इट्स टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट। क्या हो गया? इट्स टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट सच लाइक जैसे एल्केलॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड है ना, विटामिन, टेनिन, जो भी आपके प्रेजेंट हैं केमिकल सब्सटेंस, उनके ऊपर बेस्ड होती है। सेकेंड इज ए साइटोटैक्सोनॉमी। बेटा साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल जो करेक्टर्स होते हैं, साइटोलॉजिकल जो करेक्टर्स होते हैं, उन साइटोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर प्लांट के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोलॉजिकल करेक्टर है कि क्रोमोसोम किस टाइप का है, क्रोमोसोम की नेचर क्या है, तो इन डिफरेंट करेक्टर को वेज्ड मानकर यदि हम लोग प्लांट को क्लासीफाइड करते हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं, तो इट इज ए साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ए साइटोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ प्लांट। कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल करेक्टर्स ऑफ प्लांट। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट थर्ड इज अदर इज ए कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोलॉजी बेटा आप लोगों ने सेल बायो के अंदर देखी होगी। कैरियोलॉजी होती है न्यूक्लियस के बारे में स्टडी। कैरियोलॉजी न्यूक्लियस के बारे में स्टडी, और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा डार्क रीजन और लाइट रीजन बन के आते हैं। तो डार्क रीजन और लाइट रीजन को अपन लोग यू क्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन टर्म के नाम से जो हिज ने दी थे टर्म, तो वो आप लोगों ने देखी होंगी। उसके बाद जब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आप लोग डिस्कस करते हो तो उसके अंदर आप लोगों के पास बेंड रीजन, इंटरवेंड रीजन आए होंगे ना। तो ये कैरियोटैक्सोनॉमी के अंदर बेटा हम लोग क्रोमोसोम के पैटर्न के बेस्ड मान के स्टडी करते हैं, यानी न्यूक्लियर जो करेक्टर होते हैं उनके ऊपर बेस्ड जो टैक्सोनॉमी होती है वो है
कैरियोटैक्सोनॉमी सच लाइक पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम। तो कैरियोटैक्सोनॉमी, इट्स टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन कैरियोलॉजिकल करेक्टर ऑफ प्लांट, यानी न्यूक्लियस करेक्टर ऑफ प्लांट सच लाइक पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर टैक्सोनॉमी से रिलेटेड अदर ब्रांचेज और टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी डिस्कस किया है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये टॉपिक कंफर्म क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।